नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप में से बहुत सारे लोग हमसे खफा भी होंगे क्योंकि पिछले 2 दिन से हमारी क्लास नहीं हो पा रही थी। हालांकि कल तो नेटवर्क इशू के कारण नहीं हुई क्योंकि हमने दोपहर में शाम को भी बनाने का प्रयास किया, क्लास को नहीं बनी। अगर आप में से बहुत सारे बच्चों ने कल यूट्यूब भी चलाया होगा तो उन्होंने देखा होगा कि यूट्यूब काफ़ी स्लो चल रहा था नेटवर्क इशू के कारण। और रात में जब हम लोगों ने वीडियो को अपलोड किया, मैंने सोचा हो सकता है रात तक में चीज़ें क्लियर हो जाए, इसीलिए मैंने बोला इकोनॉमिक्स की क्लास हम लोग कर लेंगे। तो जब इकोनॉमिक्स की क्लास हम लोगों ने की तो वो भी प्रोसेसिंग में जा चली गई और वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। तो बेटा कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो सो सॉरी कल के लिए। और हाँ, शुक्रवार को कुछ ज़रूरी काम से नहीं ले पाया, खैर कोई बात नहीं। इसीलिए आज रविवार था और रविवार को आप परेशान मत होइए, दोनों दिन की कसर जो वीडियो की थी वो आज के दिन में उतार दूंगा पूरी, ठीक है, निश्चिंत रहिए आप। चलिए, आज 11 तारीख है और ये वादा था आपसे पहले भी मेरा और आज भी है, निश्चिंत रहिए आपका सिलेबस अपने टाइम से ही ख़त्म हो जाएगा निश्चित रूप से, ठीक है। बिल्कुल भी हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। आपने जितना पढ़ा हुआ है आप उतना पढ़ते जाइए, जो मेरा बचा हुआ है मैं अपना कंप्लीट करा दूंगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है और आपके एग्ज़ाम के बहुत पहले मैं कंप्लीट करवा दूंगा। निश्चिंत होकर के आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। देखिए, आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। उस चैप्टर का नाम है लेखांकन अनुपात। उस चैप्टर का नाम है बेटा लेखांकन अनुपात। क्या नाम है बेटा? लेखांकन अनुपात। लेखांकन अनुपात एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, लेकिन समस्या क्या है इस चैप्टर में? काफ़ी सारे लोग जैसे होते हैं कि इस चैप्टर को लगाते ही नहीं है, ना ही समझा पाते हैं अच्छे से और ना ही उनका मोटिव होता है इस चैप्टर को पढ़ाने का। क्योंकि समस्या ये है बेटा, इस चैप्टर को लेकर के अगर मैं आपसे बताऊं कि समस्या ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे सूत्र हैं। अगर रियल पे मैं बताऊं तो पर्सनल अगर आप केवल इस चैप्टर के सूत्र याद करोगे तो पूरी अकाउंट आपको भूल जाएगी, निश्चित रूप से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। आना इस चैप्टर से एक सवाल है, वो भी अगर वित्तीय विवरण विश्लेषण का सवाल आ गया तो इसका सवाल भी नहीं आएगा, ये गारंटी है, आपसे कह रहा हूं। हालांकि चूंकि एक आध चैप्टर इस बार हटे हैं तो हो सकता है कि इसका भी एक सवाल आए, और अगर सवाल आएगा भी तो 3 से 4 नंबर का आएगा, एक सवाल आएगा, 2 सवाल कभी भी नहीं पूछे जाएंगे निश्चित रूप से। अब समस्या यह है कि एक सवाल आने के लिए अगर हम पूरे सवाल पढ़ते हैं, इसके लगभग 49 से 50 सवाल हैं और 50 सवाल का मतलब है कि 150 से 200 सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है सर, तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताइए जहां से हमारा 4 नंबर का अगर जो सवाल वाले हैं उनसे सवाल भी बन जाए, जो 2 नंबर की थ्योरी आएगी वो थ्योरी भी बन जाए और जो ऑब्जेक्टिव आएंगे वो ऑब्जेक्टिव भी बन जाए। देखिए, मैं आपसे, क्योंकि अर्थशास्त्र नहीं है ये अकाउंट है, मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 204% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैं जितना इस चैप्टर के सवाल बताऊंगा और जितनी इस चैप्टर की थ्योरी बताऊंगा उससे ज़्यादा आपको कतई भी नहीं पढ़ना है। क्या नहीं करना है? कतई भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत लेंदी में चीज़ें दी हुई हैं, चीज़ें बहुत आसान सी आती हैं। क्वेश्चन 4 नंबर में या तो डायरेक्ट आ जाएगा कि अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य बताइए, क्वेश्चन या तो सीधे आ जाएगा कि अनुपात विश्लेषण से आप क्या समझते हो, 2 नंबर में डायरेक्ट आएगा, या तो आएगा सकल लाभ अनुपात से आप क्या समझते हो, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आएगा सकल लाभ अनुपात के सूत्र लिखिए, या तो आपको आ जाएगा शुद्ध लाभ अनुपात से आप क्या समझते हो, सूत्र लिखिए, संचालन अनुपात से आप क्या समझते हो, या तो आपको 2 नंबर की थ्योरी में आएगा तरलता अनुपात से आप क्या समझते हो, या तो आपको आ जाएगा चालू अनुपात से आप क्या समझते हो, चालू संपत्ति कौन कौन सी होती हैं, या तो शोधन क्षमता अनुपात से आप क्या समझते हो, क्रियाशीलता अनुपात से आप क्या समझते हो। बेटा डायरेक्टली 2 नंबर में यही चीज़ें आने वाली हैं और इन्हीं से जुड़ करके सवाल भी आएगा। तो निश्चिंत रहें, जितना मैं एज इट इज़ आपको पढ़ाता जाऊंगा उतना ही आप इस चैप्टर के बारे में पढ़ते जाइए। 2 से 3 दिन लगेगा हमें ये चैप्टर को पढ़ने में। मान लो मोस्टली आज 11 तारीख है, 15 तारीख तक ये पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर देंगे। एक चैप्टर बचेगा केवल, वो है रोकड़ प्रवाह विवरण। और रोकड़ प्रवाह विवरण की आप सभी बच्चों को, 90% बच्चों को केवल थ्योरी पढ़ के जाना है। 10% बच्चे जो ओवर स्मार्ट वाले हैं, जिनको सवाल का बहुत भूत चढ़ा हुआ है, तो उनको मैं सवाल भी बताऊंगा, निश्चिंत रहें। तो कुल मिलाकर के 15 तारीख के बाद 1-2 दिन में रोकड़ प्रवाह विवरण की थ्योरी और सवाल 3-4 दिन में अपन बहुत आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। 20 तारीख मैंने ये डेडलाइन दे रखी है, 20 से मान लो 22 तारीख अपन ले लेते हैं। 22 तारीख के अंदर आपकी पूरी अकाउंट कंप्लीट हो जाएगी। आप आराम से अपना रिवीजन करते रहो, अपना पेपर दो। रही बात आपकी इकोनॉमिक्स की, तो देखिए मैंने आपसे पहले भी बोला था कि इकोनॉमिक्स लास्ट तक चलेगी और चलती ही रहेगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो आज का अपना इसका पहला जो क्वेश्चन है वो यही है कि आखिरकार अनुपात से आप क्या समझते हैं। हालांकि क्वेश्चन तो डायरेक्ट यही आएगा कि लेखांकन अनुपात से आप क्या समझते हैं, लेकिन कई बार हमने एग्जाम में देखा हुआ है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अनुपात से आप क्या समझते हैं।
अनुपात से आप क्या समझते हैं, क्योंकि अनुपात समझेंगे तब तो हम लोग जानेंगे कि लेखांकन अनुपात क्या है। अनुपात से आप क्या समझते हैं, अनुपात से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, बहुत आराम से चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। जब दो या दो से अधिक आंकड़ों को ऐसे संबंध व्यक्त किया जाता है संख्यात्मक रूप से, ऐसे संबंध व्यक्त किया जाता है संख्यात्मक रूप से, एक ये सबसे बड़ी इकाई है, कैसे संबंध स्थापित किया जाता है संख्यात्मक रूप से। जब दो या दो से अधिक समंकों को व्यक्त किया जाता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। और न सिर्फ संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है, वरन वो कैसे होते हैं, तर्क युक्त होते हैं। कैसे होते बेटा, वो तर्क युक्त होते हैं। कैसे होते बेटा, वो तर्क युक्त होता है। तो जब दो या दो से अधिक किन्हीं समंकों का तर्कयुक्त, विश्लेषणात्मक और संख्यात्मक संबंध स्थापित किया जाता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। और यहीं पे एक डेफिनेशन जुड़ जाएगी, लेखांकन अनुपात। तो अब आपका क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, आपको कि जब वित्तीय विवरण से, मेरी बातों को बहुत आराम से समझने का प्रयास करिएगा, वित्तीय विवरण से लिए गए समंकों को, वित्तीय विवरण से लिए गए समंकों को, वित्तीय विवरण से लिए गए समंकों को, फिर सेम डेफिनेशन लग जाएगी। वित्तीय विवरण से लिए गए समंकों को जब दो या दो से अधिक संबंधों का तर्कयुक्त एवं संख्यात्मक रूप से प्रकट करना ही क्या कहलाता है बेटा, संख्यात्मक रूप से प्रकट करना ही क्या कहलाता है, लेखांकन अनुपात कहलाता है। तो अनुपात बहुत ही साधारण सी प्रवृत्ति है। अगर वो अनुपात को व्यक्त करने के लिए हमने आंकड़े कहाँ से लिए हैं, वित्तीय विवरण से लिए हैं। हमने आंकड़े कहाँ से लिए हैं, वित्तीय विवरण से लिए हैं। कहने का मतलब है कि यदि हम कोई आंकड़ा लाभ हानि खाते से ले लेते हैं और उसको अनुपात में व्यक्त करते हैं, ये भी हम कोई आंकड़ा व्यापारिक खाते से ले लेते हैं और यदि बेटा उसको हम आंकड़ों में या संख्यात्मक रूप से अनुपात में व्यक्त करते हैं, या तो बेटा कोई हम आंकड़ा आर्थिक चिट्ठा से ले लेते हैं और बेटा उसको हम अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। तो तीनों तरीकों से करने से जब हम इनको अनुपात के रूप में बेटा व्यक्त करते हैं तो यही हमारा क्या कहलाता है, लेखांकन अनुपात कहलाता है। कहने का सिंपल सा मतलब है कि जब वित्तीय विवरण से लिए गए दो या दो से अधिक मदों के बीच संख्यात्मक एवं तर्कयुक्त संबंध स्थापित किया जाता है उसे लेखांकन अनुपात कहते हैं। लेखांकन अनुपात लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा और व्यापारिक खाते से लिए गए समंकों का तुलनात्मक अध्ययन करता ही है, साथ ही साथ इनको संख्या के रूप में व्यक्त करना भी होता है। साथ ही साथ इन्हें संख्या के रूप में व्यक्त करना भी होता है। अब सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि जो अनुपात है वो तीन तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। पहला है साधारण अनुपात के रूप में, पहला है साधारण अनुपात के रूप में। कहने का मतलब बेटा सिंपल सा है कि अनुपात को व्यक्त करने के भी तीन मेथड होते हैं। साधारण अनुपात के रूप में, दूसरा होता है प्रतिशत के रूप में। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव के रूप में, याद रखना। आपको दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका है जिसको अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, और वहाँ पे चार ऑप्शन रहेंगे, तीन इनमें से एक एक्स्ट्रा रहेगा। और तीसरा है समय या अवधि के रूप में, समय या अवधि के रूप में, समय या अवधि के रूप में। आपको कुछ चीजें मैं बता देता हूं, सारी चीजें यहीं पे आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे कि जिसका आंसर ऐसे दिया हो, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया चालू अनुपात। चालू अनुपात का क्या होता है, चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व, चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व, चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। ठीक है, तो जिनके आंसर इस तरीके से दिए होंगे वो क्या कहलाएंगे, अनुपात के रूप में। कुछ आंसर ऐसे होंगे जैसे सकल लाभ अनुपात का 20%, संचालन अनुपात का 40%, जैसे 35%। कुछ आंसर ऐसे भी होंगे प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त होंगे, वो भी अनुपात के एक रूप है। कुछ ऐसे आंसर होंगे 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1.5 टाइम्स। क्योंकि ये चीजें आपको कब समझ में आएगी, जब हम लोग सवाल की ओर बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्रियाशीलता अनुपात या बहुत सारे ऐसे अनुपात है जिनको हम लोग टाइम्स में व्यक्त करेंगे। लाभदायकता अनुपात के बहुत सारे जिनको हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे। तरलता अनुपात के जो हम व्यक्त करते हैं वो किससे व्यक्त करते हैं, साधारण अनुपात से व्यक्त करते हैं। अब आपके मन में बहुत सारी चीज़ आ रही होंगी कि सर आपने 3 शब्द लिया, लाभदायकता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात और तरलता अनुपात। अब ये क्या है, देखिए जब हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को ख़त्म करेंगे, आप सबको पता है कि आज इसका पहला वीडियो है। अगर इसका आज ये पहला वीडियो है तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी मैं नया चैप्टर चालू करता हूँ तो उसके 2 दिन तक कुछ मत बोलो, 3 दिन तक, क्योंकि चीज़ें आपको जब
सारी चीज़ें मैं बढ़ा दूंगा तो सारी चीज़ें लिंकअप हो जाएंगी, तो जाके आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी जिनके बारे में हम आज ये चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि लेखांकन अनुपात से आप क्या समझते हैं। आपने उसका बखूबी आंसर लिख लिया होगा, समझ भी लिया होगा, और आपको आज इसका पीडीएफ भी मैं दे दूंगा। और ना सिर्फ पीडीएफ आप आज या कल मैं आपको आज ही दे दूंगा, ना सिर्फ इसका बल्कि रोकड़ प्रवाह विवरण का भी पीडीएफ आपको इकट्ठा दे दिया जाएगा, क्योंकि कंप्लीट हो चुकी लगभग अकाउंट, ताकि आप लोग अपना रिवीजन करते रहेंगे अब आराम से। तो साधारण अनुपात के रूप में, प्रतिशत के रूप में और समय अवधि के रूप में अनुपातों को व्यक्त किया जाता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में ये पूछ लेगा 2 नंबर में कि अनुपात को किन तरीकों में व्यक्त किया जाता है, तो आप सिंपल सा लिखाओगे कि अनुपात को साधारण अनुपात के रूप में, प्रतिशत के रूप में, समय या अवधि के रूप में व्यक्त किया जाता है। हालांकि आगे चल के आपसे क्वेश्चन में ये भी बोलेगा कि किनको अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं, तो तरलता अनुपात के जितने भी अनुपात हैं उन सारे का आंसर अनुपात के रूप में ही आएगा। लाभदायकता अनुपात के जितने भी आंसर हैं वो सारे प्रतिशत के रूप में व्यक्त होंगे। स्टॉक आवर्त अनुपात के जितने भी हैं वो सारे टाइम्स के रूप में क्या होंगे, प्रदर्शित होंगे। खैर इनके बारे में चर्चा अपन तब ज्यादा बेटर करेंगे जब हम लोग इनका सवाल लगाएंगे, ठीक है बेटा। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया, इसमें किसी को कोई भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो बहुत आराम से हम लोग बात करेंगे, टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे, सारी चीजें एकदम अच्छे से करेंगे, निश्चिंत रहिए आप सभी लोग पूरे तरीके से। तो देखो हमने क्या देखा, हमने अनुपात के बारे में देखा। अनुपात के बारे में न सिर्फ हमने देखा, वरन अनुपात के अंतर्गत लेखांकन अनुपात क्या है उस अनुपात के बारे में भी हम लोगों ने विस्तृत अवधारणा को समझा, ठीक। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन आता है, अनुपात विश्लेषण के उद्देश्यों को लिखिए। 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 देखिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जैसे आप लोगों ने अभी तक इसके पहले क्या पढ़ा कि जो भी वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीक थी उन्हीं तकनीकों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे तो ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि अनुपात विश्लेषण है क्या, जबकि मैंने आपको बखूबी और बहुत ही डिटेल से समझा रखा है कि वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकें हैं जिनमें हम लोगों ने तुलनात्मक पत्रक पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने समआकार विवरण पढ़ा, और जिसमें हम लोगों ने बेटा क्या पढ़ा, बैलेंस शीट, जिसमें हम लोग अनुपात विश्लेषण के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद अगली तकनीक है रोकड़ प्रवाह विवरण। आप सबने तुलनात्मक पत्रक और समआकार विवरण को बखूबी पढ़ा है, और मैंने पूरे सवाल पूरी थ्योरी उसकी कंप्लीट कराई हुई है। कराई है कि नहीं कराई है, और 100% बखूबी अच्छे तरीके से कराई है, और आप सब लोगों से वो चैप्टर बनने भी लगा है, नो डाउट ये चैप्टर भी बनेगा, निश्चिंत रहिए। तो अनुपात विश्लेषण भी एक वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीक है। आइए अब हम लोग ये जानते हैं कि अनुपात विश्लेषण से हमें क्या लाभ होगा या इसके क्या उद्देश्य होते हैं, और आखिरकार इस तकनीक की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले लाभदायकता का माप करने के लिए, सबसे पहले क्या, लाभदायकता की माप करने के लिए, लाभदायकता की माप के लिए, लाभदायकता की माप के लिए। देखिए एक कंपनी में सबसे बड़ी बात यही होती है, या सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है, या व्यापार का भी आप कह सकते हो, लाभ कमाना होता है। क्या होता है बेटा, लाभ कमाना होता है। और ना सिर्फ लाभ कमाना होता है, वरन ये पता करना होता है कि वर्तमान में हमारा जो लाभ है वो क्या, यानी लाभदायकता या सकल लाभ, शुद्ध लाभ। इस लाभदायकता के अंतर्गत 3 अनुपात हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सकल लाभ। चीज़ें अब धीरे धीरे आप यहीं पे समझते चलो। हम लोग 3 अनुपात देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सकल लाभ, दूसरा हम लोग देखेंगे बेटा शुद्ध लाभ, दूसरा हम लोग देखेंगे बेटा शुद्ध लाभ, और तीसरा हम लोग देखेंगे बेटा संचालन अनुपात। तीसरा हम लोग देखेंगे बेटा संचालन अनुपात, संचालन अनुपात या संचालन लाभ, संचालन लाभ या संचालन अनुपात, एक ही बात। ये 3 चीज़ हम लोग देखते हैं लाभदायकता अनुपात के अंतर्गत। हम ये चीज़ 3 देखते हैं, सबसे पहले सकल लाभ, शुद्ध लाभ और संचालन लाभ। इनको प्रतिशत के रूप में हम वेरीफाई करेंगे और चेक करेंगे। अगर मान लो किसी का भी प्रतिशत कम आ रहा है, किसी का भी प्रतिशत कम आ रहा है, तो हम ये तय कर लेंगे कि भाई इनका प्रतिशत क्यों कम आ रहा है। अगर मान लो सकल लाभ अनुपात का प्रतिशत कम आ रहा है, तो इसका ये तात्पर्य होगा कि अभी भी हमारा व्यापार सही ढंग से नहीं चल रहा है, अभी भी हमारा व्यापार सही ढंग से नहीं चल रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे,
नए नए इनोवेशन करने का प्रयास करेंगे ताकि हमारा व्यापार सही रफ्तार पकड़ सके। कहने का मतलब ये है कि अनुपात विश्लेषण के अंतर्गत सबसे पहली जो माप होती है वो लाभदायकता की माप होती है। अनुपात विश्लेषण के द्वारा विभिन्न लाभदायकताओं की गणना करके उनके लाभदायकता की स्थिति का पता करते हैं, और यदि इनसे निकाले गए निष्कर्षों का प्रतिशत कम आ रहा है तो कंपनी यह प्रयास करती है कि कौन से उन तरीकों को अपनाया जाए जिनसे इनके प्रतिशत में क्या की जाए, वृद्धि की जाए, इनके प्रतिशत में क्या की जाए बेटा, वृद्धि की जाए। तो इसलिए भी अनुपात विश्लेषण की आवश्यकता है, इसलिए भी बेटा अनुपात विश्लेषण की आवश्यकता है। तो हमने पहला ही पढ़ा क्या बेटा, हमने पहला पढ़ा कि लाभदायकता की माप, हमने पहला क्या पढ़ा, लाभदायकता की माप। दूसरा क्या है, शोधन क्षमता की जांच। आपको लगेगा बहुत सारी थ्योरी तो यहाँ से मिलती है आ रही है जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखी थी। बेटा मैंने आपको पहले ही बताया कि जब वो चैप्टर सेम ही है। अब आप मेरे को बता, वित्तीय विवरण विश्लेषण के जो उद्देश्य होंगे वही उद्देश्य तो इनके भी होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा कहाँ पे बेटा, वित्तीय विवरण विश्लेषण में। ठीक है, क्योंकि वित्तीय विवरण विश्लेषण के अंतर्गत ही तो ये सारी चीजें आ रही है ना। तो अगर किसी ने आपने वित्तीय विवरण विश्लेषण के उद्देश्य को पढ़ रखा है तो अनुपात विश्लेषण के भी तो वही उद्देश्य होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। ठीक, तो शोधन की जांच। अब देखिए क्या होता है, आप सब लोग इससे बखूबी परिचित है। शोधन की जांच का मतलब क्या होता है, कोई भी जो संस्था है ये जानना चाहती है कि उसके पास अल्पकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण अल्पकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण लेने के पास उसके पास पर्याप्त साधन है कि नहीं है। कहने का मतलब है कि एक कंपनी क्या अल्पकालीन ऋण ले सकती है, क्या उसके पास इतने सोर्सेस हैं या उसके पास इतनी संपत्ति है कि वो उसको चुका पाए। या तो अगर उसको दीर्घकालीन ऋण लेना है, क्योंकि आप सबको पता है कि अल्पकालीन जो ऋण होते हैं वो लिए जाते हैं किस आधार पर, वो लिए जाते हैं अल्पकालीन संपत्तियों के आधार पर, और जो दीर्घकालीन ऋण लिए जाते हैं वो दीर्घकालीन संपत्तियों के आधार पर लिए जाते हैं। प्रायः ऐसा ही होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि चालू दायित्व का भुगतान चालू संपत्ति से और स्थायी संपत्ति से स्थायी दायित्व का भुगतान या दीर्घकालीन दायित्व का भुगतान किया जाता है। प्रायः ऐसा ही नॉर्मल होता है। तो अल्पकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण क्या संस्था ले सकती है, इसका पता कैसे लगेगा, इसका पता ऐसे चलेगा जब हम लोग शोधन क्षमता का पता लगाएंगे। अब शोधन क्षमता का जब हम लोग पता लगा लेंगे तो इससे यह तय हो जाएगी कि संस्था की शोधन क्षमता स्थिति अच्छी है। कहने का मतलब है कि संस्था इतना उधार अगर ले भी लेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना उधार वो कंपनी चुका सकती है, इतना उधार कंपनी चुका सकती है। तो ये होता है अल्पकालीन ऋण या दीर्घकालीन ऋण। जब कंपनियां लेती हैं तो इतना चुका पाने के लिए वो समर्थ होती हैं, इसलिए शोधन क्षमता की जांच की जाती है। अब वाकई में ये है कि जब आपने वित्तीय विवरण विश्लेषण के उद्देश्य में पढ़ा होगा तो वहां पे भी आपने शोधन क्षमता पढ़ा होगा, लेकिन बात यह कि वो शोधन क्षमता की जांच कहां से होगी, तो अब आप जानोगे कि वो लेखांकन अनुपात का एक हिस्सा था। वो लेखांकन अनुपात का क्या था बेटा, एक हिस्सा था, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं व्यवसाय की संचालन क्षमता की जांच। व्यवसाय की संचालन क्षमता की जांच, व्यवसाय की संचालन क्षमता की जांच, संचालन क्षमता की जांच। अब देखिए, वैसे तो व्यवसाय की संचालन क्षमता की जांच के लिए एक अनुपात निकाला जाता है जिसको हम लोग संचालन अनुपात कहते हैं, जिसको हम लोग संचालन अनुपात कहते हैं। इसका काम ही यही होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग रेशियो है, और इनके जो व्यय होते हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो थोड़ा सा आपने इस शब्द के बारे में ज़रूर सुना होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में ज़रूर आपने सुना होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग बात किए थे वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे तो एक छोटा सा शब्द ये जरूर आया था। अब देखिए संचालन अनुपात क्या होता है, यानी कि ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है। आपने साफ साफ यहाँ पे देखा हुआ है कि जो ये हमने सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात और संचालन लाभ अनुपात के बारे में बात की है, बेटा यही संचालन लाभ अनुपात के माध्यम से हमें एक व्यापार के संचालन व्ययों की जानकारी होती है। एक व्यापार के संचालन व्ययों की जानकारी होता है कि व्यापार के संचालन में कितने किए जा रहे हैं। देखिए, अगर मान लीजिए ये अनुपात ज़्यादा है तो संस्था के लिए हानिकारक है हानिकारक कि नहीं है? बिल्कुल है। आप कहोगे क्या बात करते हैं सर, अगर किसी भी संस्था का संचालन अनुपात ज़्यादा है तो संस्था के लिए हानिकारक कैसे हो सकता है? बेटा हानिकारक ऐसे हो सकता है
है कि उन संस्था में संचालन व्यय बहुत ज़्यादा मात्रा में किए जा रहे हैं, तभी तो उसका अनुपात ज़्यादा आ रहा है। सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब सिंपल है कि संचालन व्ययों को कम करना होता है, संचालन व्ययों को कम करना होता है ताकि एक संस्था, देखो एक संस्था को अगर अधिक से अधिक लाभ कमाना है तो अपने ऑपरेटिंग संचालन मतलब व्यापार को संचालन करते समय जो व्यय किए जाते हैं, चाहे वो प्रशासनिक व्यय हो, चाहे वो वित्तीय व्यय हो, चाहे वो बिक्री व्यय हो, ये सारे जो व्यय किए जाते हैं बेटा, ये प्रशासन संबंधी व्यय ही किए जाते हैं, संचालन से संबंधित व्यय ही होते हैं। चाहे वो बेचे गए माल की लागत के संबंध में कोई व्यय किया गया है तो ये सारे व्यय जो बेटा किए जाते हैं वो संचालन व्यय ही कहलाते हैं। या तो आप अन्य शब्दों में डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते हो बेटा कि कोई भी ऐसा व्यय जो व्यापार को संचालन करते समय खर्चा किया जाता है वो सारा का सारा बेटा संचालन व्यय ही कहलाता है। तो कंपनी का एक ये भी उद्देश्य होता है कि व्यवसाय की संचालन क्षमता की जांच करें। अगर संचालन व्यय अनुपात ज़्यादा हो रहे हैं तो कंपनी का ये दायित्व बनता है कि किन माध्यमों से इन संचालन व्ययों का अनुपात कम किया जा सके। तो ऐसा कब कंपनी प्रयास करेगी भाई, जब उनकी जांच करेगी। और उनकी जांच अब किन के माध्यम से होगी? अनुपात विश्लेषण के माध्यम से। क्यों? क्योंकि अनुपात विश्लेषण की एक तकनीक है संचालन लाभ अनुपात, जिसके माध्यम से संचालन क्षमता की जांच का पता चल सकेगा, जिसके माध्यम से संचालन क्षमता की जांच का पता चल सकेगा। वित्तीय स्थिति का विश्लेषण, चौथा है वित्तीय स्थिति का विश्लेषण। वित्तीय स्थिति का विश्लेषण। अब देखो यहाँ पे वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए प्राय आपको मैं बता दूं, जैसे यहाँ पे चालू अनुपात निकाला जाता है, तरलता अनुपात का एक प्रकार है चालू अनुपात। अब इस चालू अनुपात के अंतर्गत क्या किया जाता है? चालू अनुपात के अंतर्गत चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व किया जाता है। आगे हम लोग जब सवालों के बारे में बात करेंगे तो डिटेल से बात करेंगे, चीजें आप समझते रहो। चालू संपत्ति बटे बेटा क्या किया जाता है? चालू दायित्व किया जाता है। चालू संपत्ति बेटा बटे क्या किया जाता है? चालू दायित्व किया जाता है। इससे हमें यह पता चल जाता है कि हमारे पास अगर मान लो ये अनुपात 2:1 आया बहुत अच्छा था, लेकिन 1:2 आया तो बहुत खराब है। क्यों खराब है? 2:1 आने का मतलब है कि चालू संपत्ति 2 है और चालू दायित्व 1 है। अच्छा है, हमारे पास चालू संपत्तियां ज्यादा हैं और भुगतान करने के लिए चालू दायित्व कम है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया कि कंपनी प्राय यही करती है कि चालू दायित्व का भुगतान चालू संपत्ति से ही करती है। 2:1 का मतलब 2 लाख चालू संपत्ति हो सकती है तो 1 लाख चालू दायित्व हो सकते हैं, या 2 करोड़ चालू संपत्ति होगी तो 1 करोड़ चालू दायित्व होंगे। कहने का मतलब है रेशियो 2:1 में होगा, वो 2000 और 1000 भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इससे जब हमको जानकारी मिल जाती है तो हम वित्तीय स्थिति की जानकारी रख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारा ये एक आदर्श अनुपात, चालू अनुपात के ये एक आदर्श अनुपात माना जाता है 2:1। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में कई बार मर्तबा पूछा गया है कि चालू अनुपात का आदर्श अनुपात क्या होता है? 2:1 होता है, कई मर्तबा पूछा गया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, 2:1 होता है, 1:1 होता है। एक बार चेक कर ले, एक सेकंड शायद 2, क्योंकि एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा डाउट में आ गया हूं। हाँ सही, 2:1 होता है। ठीक, क्या कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे रहना चाहिए। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया चालू अनुपात का आदर्श अनुपात क्या होता है? 2:1 होता है। यानी किसी भी संस्था के पास अगर 2 लाख चालू संपत्ति है और 1 लाख चालू दायित्व, तो कह सकते हैं कि भाई उसकी स्थिति बड़ी अच्छी है। आप क्या कह सकते हो कि उसकी स्थिति बड़ी अच्छी है। तो इन सारी जानकारी के लिए वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए भी इनकी आवश्यकता हमको पड़ती है, इनकी आवश्यकता हमको पड़ती है। वित्तीय पूर्वानुमान और नियोजन करने में भी इनकी आवश्यकता पड़ती है। वित्तीय पूर्वानुमान और नियोजन करने में भी इनकी आवश्यकता पड़ती है। वित्तीय पूर्वानुमान और नियोजन करने में भी इनकी आवश्यकता पड़ती है। और नियोजन अब वित्तीय पूर्वानुमान और नियोजन बहुत ही सिंपल सा है भाई। कई वर्षों के लेखांकन अनुपातों की गणना करके व्यवसाय की प्रवृत्ति का निर्धारण किया जाता है। इस प्रवृत्ति के आधार पर एक कंपनी पूर्वानुमान लगा सकती है। जैसे पिछले साल के आंकड़ों को लेकर के इस साल के आंकड़ों के साथ संबंध स्थापित करके, अब मान लो पिछले साल आप संचालन अनुपात 20% था, इस बार मान लो 15% आया, तो हम कह सकते हैं भाई इस बार लागत में कमी आई है, तो भविष्य में हमको इस प्रकार से उपयोग करना पड़ेगा ताकि संचालन व्ययों की लागत कम आ सके। ठीक है, ये बात यहाँ से खत्म हो गई। अब देखिए आपके मन में, बहुत सारे लोगों के मन में अनेकों प्रकार के क्वेश्चन उठ रहे होंगे। अगर मैं विद्यार्थी होता तो मेरे मन में भी उठ रहे होते। क्या क्वेश्चन सर? देखो पहला क्वेश्चन तो आप सभी लोगों के मन में यही उठ रहा होगा, सर एक चीज अभी कंफर्म नहीं हो पा रही है, जैसे कि आपने इसके उद्देश्य बताए, निश्चित रूप से 5 उद्देश्य आपने हमको बता दिए। लाभदायकता की माप, शोधन क्षमता की जांच, व्यवसाय संचालन क्षमता की जांच, वित्तीय स्थिति का विश्लेषण और वित्तीय पूर्वानुमान और नियोजन। आपने ये सारी चीजें सर जो हमें बताई हैं, ये सारी चीजें हमने वित्तीय विवरण विश्लेषण के उद्देश्य में पढ़ रखी थी। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि उनमें ये सारी चीजें पढ़ रखी थी।
तो सर अगर मान लीजिए क्वेश्चन में वित्तीय विवरण विश्लेषण का उद्देश्य आ गया और अनुपात विश्लेषण का उद्देश्य भी आ गया तो दोनों क्वेश्चन सिमिलरिटीज नहीं होंगे। पहली बात, ऐसा कभी नहीं होगा, आज तक कभी नहीं हुआ, इतिहास उठा के देख लो, ठीक है। और ये दोनों सिमिलर क्यों है इसका भी कारण बता देता हूं भाई। अगर मैं आपसे कहता हूं, 2 मिनट आप समझना पहले, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई मेरे घर की ये विशेषताएं हैं, ठीक है, और मेरे पिताजी अगर कहते हैं कि भाई मेरे घर की ये विशेषताएं हैं, इसका मतलब क्या? अगर आपके पिताजी ने घर की विशेषता बता दी है तो मेरे घर की भी तो वही विशेषता होगी, मतलब आपके घर की भी तो वही विशेषता होगी, क्योंकि आपके पिता का घर आपका घर है, सिंपल सी बात है। तो वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकी के जो उद्देश्य हैं वो उद्देश्य ऑलरेडी वित्तीय विवरण विश्लेषण के उद्देश्य तो होने ही वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है ना। बस फर्क ये है कि वहां पे तुलनात्मक पत्रक के उद्देश्य भी शामिल है, वहां पे समआकार विवरण विश्लेषण के उद्देश्य भी शामिल है, वहां पे रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य भी शामिल है, और वहां पे लेखांकन अनुपात या अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य भी शामिल है। और यहां पे जब हम लोग बात करेंगे तो पार्टिकुलर अनुपात विश्लेषण के उद्देश्यों की बात कर रहे हैं। बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि बातें आपको समझ में अब पूरे तरीके से आ चुकी है। बेटा मुझे ऐसा लगता है कि बातें अब आपको पूरे तरीके से समझ में आ चुकी है, क्योंकि इससे बेटर चीज़ों को नहीं समझाया जा सकता। ओके बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई अनुपात क्या है हमने जान लिया सर, अनुपात विश्लेषण क्या है हमने बहुत अच्छे से जान लिया, और अगर बात की जाए तो इनके उद्देश्यों के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर ली है। देखिए चीज़ें थोड़ा थोड़ा पढ़ने का प्रयास करोगे तो बहुत मज़ा भी आएगा, निश्चिंत रहो, पढ़ने में भी और मुझे पढ़ाने में भी आएगा। अब देखो थोड़ा सा गर्मी है तो बैकग्राउंड से आवाज़ जरूर आ रही होगी कूलर की, ठीक है, क्योंकि गर्मी में पढ़ा पाना थोड़ा सा कठिन काम होता है और कल से थोड़ा गर्मी ज़्यादा ही है ना, इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही होगी तो एडजस्ट करें भाई, गर्मी है क्या करें, है ना। चलो अब बात करते हैं अनुपात के प्रकार के, लेखांकन अनुपात के प्रकारों को समझाइए, क्योंकि अब कहानी वहीं से शुरू होती है। लेखांकन अनुपात के प्रकार, लेखांकन अनुपात के प्रकार, लेखांकन अनुपात के प्रकार, लेखांकन अनुपात के प्रकार। सबसे पहला है लाभदायकता अनुपात, लाभदायकता अनुपात, तरलता अनुपात, तरलता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात। नेक्स्ट है बेटा क्रियाशीलता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात। अब आपको ये क्या लिखा ध्यान से समझो, आपने ये तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कि लेखांकन अनुपात के द्वारा वित्तीय विवरण विश्लेषण की एक तकनीक है, बिल्कुल सही बात है। लेखांकन अनुपात के प्रकार भी कितने हैं? 4 हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। लाभदायकता अनुपात, तरलता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात और शोधन क्षमता अनुपात। काम इतने से बनेगा नहीं, क्योंकि इनके अंदर भी हमको पढ़ना पड़ेगा, इनके अंदर भी हमको पढ़ना पड़ेगा। लाभदायकता अनुपात भी 2 प्रकार का होगा, एक तो होगा विक्रय पर आधारित और एक होगा विनियोग पर आधारित। एक तो होगा विक्रय पर आधारित और एक होगा विनियोग पर आधारित, एक तो होगा विक्रय पर आधारित और एक होगा विनियोग पर आधारित, एक होगा विनियोग पर आधारित, विनियोग पर आधारित। हालांकि आपको जानकर यह बड़ी खुशी होगी कि विनियोग पर आधारित लाभदायकता अनुपात के बारे में ना ही हमको पढ़ना है और ना ही इसके सूत्रों को हमको याद करना पड़ेगा, लेकिन विक्रय पर आधारित कुछ अनुपात हैं जिनको हमको जानना बेहद जरूरी है। हम लोग सिंगल सिंगल करके इनका विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे, निश्चिंत रहो। इसी के अंतर्गत पहले आता है सकल लाभ अनुपात, इसी के अंतर्गत पहले आता है सकल लाभ अनुपात, इसी के अंतर्गत पहले आता है सकल लाभ अनुपात, इसी के अंतर्गत फिर आता है शुद्ध लाभ अनुपात, इसी के अंतर्गत फिर आता है शुद्ध लाभ अनुपात, इसी के अंतर्गत फिर आता है शुद्ध लाभ अनुपात, और बेटा इसी के अंतर्गत फिर आता है संचालन लाभ अनुपात, संचालन लाभ अनुपात, संचालन लाभ अनुपात, और इसी के अंतर्गत लास्ट आता है, हालांकि वो इसी के अंतर्गत है, व्यय अनुपात, व्यय अनुपात, व्यय अनुपात, व्यय अनुपात। तरलता की बात की जाए तो चालू तरल और अधितरल, चालू अनुपात,
जिसके बारे में आपने लिखा चालू संपत्ति बटे चालू अनुपात, तरल अनुपात, तरल अनुपात, अधितरल अनुपात, अधितरल अनुपात। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। हालांकि क्वेश्चन ज़्यादातर यही आता है, हालांकि क्वेश्चन ज़्यादातर बेटा यही आता है। क्रियाशीलता अनुपात भी है और इनके बारे में भी है, तो एक एक करके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे इनका। सबसे ज़्यादा अगर इस चैप्टर का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है तो वो यही दोनों हैं। आपका 4 नंबर का क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा, इस बात की गारंटी 100% नहीं 200% है, इन्हीं में से आएगा, ये बात कन्फर्म है। तो इनको नहीं पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होगा और यहां से आपका क्लियर होगा 2 नंबर की थ्योरी, डायरेक्ट आएगा शोधन क्षमता अनुपात से आप क्या समझते हो, हालांकि आप इनके बारे में जान जाओगे। तो सवाल के बारे में यही 2 कॉन्सेप्ट है, विनियोग पर ना आधारित के क्वेश्चन आएंगे, ना क्रियाशीलता अनुपात के, ना ही शोधन क्षमता, और ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे यहां से मिलेंगे। तो इसका कतई मतलब नहीं है कि हम लोग इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इन सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मोस्टली फोकस हम लोगों का इन सब के बारे में रहेगा, क्योंकि बेटा यहाँ से ऑब्जेक्टिव का पोर्शन भी बहुत आएगा, थ्योरेटिकल पोर्शन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और सबसे बड़ी बात बेटा कि सवालों का पोर्शन भी अच्छे खासे मात्रा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब एक एक करके हम लोग इसका पोस्टमार्टम करते हैं, एक एक करके हम लोग इसके बारे में पोस्टमार्टम करते हैं। और सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे लाभदायकता अनुपात के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लाभदायकता अनुपात के बारे में। ये लेखांकन अनुपात के प्रकार हैं, आप समझ गए हो, ठीक है। अब फिर उनके अंतर्गत ये सारी चीजें पढ़ेंगे, इनके सूत्र पढ़ेंगे, इनके सवाल भी पढ़ेंगे। किसी को किंचित मात्र भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि लाभदायकता अनुपात कहां से आया। हम सबको पता है कि वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीक थी अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण कोई लेखांकन अनुपात हम लोग कहते थे। लेखांकन अनुपात के प्रकार हमने पढ़ा, जिसमें हमने लाभदायकता पढ़ा, और वही लाभदायकता के बारे में अभी हमने लिखा हुआ है। बेटा व्यवसाय की स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। लाभ कमाना न केवल व्यवसाय को जीवित करने के लिए आवश्यक है, अपितु व्यवसाय की वृद्धि या विकास के लिए भी आवश्यक है। भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई भी व्यापार को हमको बढ़ाना है, उसका विकास करना है, तो हमारे पास लाभ होना चाहिए, तभी तो हम विकास कर पाएंगे। और अगर लाभ होता रहेगा तो ही व्यापार को हम करते भी रहेंगे, तो व्यापार का जीवित रहना भी जरूरी है। व्यवसाय की लाभदायकता में सभी पक्षकारों का हित होता है। सभी पक्षकार का मतलब चाहे अंशधारी हो, चाहे ऋण पत्रधारी हो, चाहे बैंक हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो प्रबंधक हो, सभी को इसका क्या होता है, प्रॉफिट होता है व्यवसाय। और आप सब पढ़ चुके हो कि क्या प्रॉफिट होता है, ठीक है, सब पढ़ चुके हो कि कर्मचारी का प्रॉफिट होता है कि उसको लाभांश मिलता है, एक ऋण पत्रधारी को प्रॉफिट होता है कि उसको अपना पैसा मिल जाएगा, एक कर्मचारी को उसका प्रॉफिट होता है कि वो अतिरिक्त बोनस की मांग कर सके, एक प्रबंधक आगे चल के अपने व्यापार को बढ़ा सकता है, विकास कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। फिर मैंने बताया कि लाभदायकता अनुपात का निर्धारण 2 भागों में किया जाता है, एक है विक्रय के आधारित और एक है विनियोग पर आधारित। एक है विक्रय पर आधारित, यानी सभी की बटे में क्या होगा, विक्रय होगा, और एक है विनियोग पर आधारित। सभी के बटे का मतलब क्या, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी चीजें। मैंने बताया ना कि मुझे आज, कल और परसों 3 दिन का समय देना, ये चैप्टर भी 90% खत्म हो जाएगा और आपको बातें भी सारी क्लियर हो जाएंगी, निश्चिंत रहो। विक्रय पर आधारित और एक था विनियोग पर आधारित, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं कि विक्रय के आधार पर तो सही ठहरती हैं, लेकिन विनियोग के आधार पर गलत ठहरती हैं। बहुत सारे ऐसे प्रतिशत आएंगे जो विक्रय के आधार पर तो ज्यादा आएंगे, लेकिन जब विनियोग के आधार पर निकालेंगे तो कम आएंगे। इसलिए कंपनी क्या करती है, दोनों को आधार मान करके दोनों के आधार पर लाभदायकता का पता लगाती है, दोनों के आधार पर लाभदायकता का पता लगाती है। और विक्रय के आधार पर ही हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सकल लाभ अनुपात के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट सूत्र आएगा और सवाल आएगा।
सकल लाभ अनुपात, डायरेक्ट आपसे आएगा कि सकल लाभ अनुपात का सूत्र लिखिए। जो सकल लाभ अनुपात होता है वो एक ऐसा अनुपात होता है जिसमें सकल लाभ को बटे शुद्ध विक्रय करके गुणे 100 करके प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना जाता है। मतलब कहने का मतलब, यह बात को ध्यान से समझ लेना आप, जैसे आपने ख्याति के बारे में पढ़ा था, क्योंकि इसकी थ्योरेटिकल भी आपसे पूछी जा सकती है, सकल लाभ अनुपात से आप क्या समझते हैं। तो इसको जब आप इसका सूत्र याद कर लोगे तो ऑब्वियस सी बात है इसका थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत अच्छे से डिटेल कर सकते हो। मेरे बात को बहुत ध्यान से समझना। सकल लाभ अनुपात का मतलब है सकल लाभ बटे शुद्ध विक्रय गुणे 100। अब आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। पहला, सर ये शुद्ध विक्रय का मतलब क्या है और विक्रय का मतलब क्या है। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी लिखा रहेगा तो परेशान मत होना, उसका मतलब भी शुद्ध विक्रय। एब्सोल्युटली राइट है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। रेवेन्यू फ्रॉम इनकम का मतलब भी शुद्ध विक्रय ही होता है, पहले भी बताया जा चुका। शुद्ध विक्रय का मतलब सिंपल से इतना है कि कभी कभी क्वेश्चन में विक्रय वापसी भी दी होती है, तो विक्रय में से विक्रय वापसी माइनस करते हैं। विक्रय में से विक्रय वापसी माइनस होती है तो शुद्ध विक्रय निकलता है। ठीक उसी, अब बेटा यहां पे आपको सकल लाभ भी बोल सकता है, तो सकल लाभ का बराबर क्या हो जाएगा, सकल लाभ बराबर, तो बेटा सकल लाभ बराबर होता है शुद्ध विक्रय, शुद्ध विक्रय प्लस अंतिम स्कंद माइनस ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक स्कंद में लिख देता हूं ज्यादा बेटर समझ में आएगा, प्रारंभिक स्कंद प्लस ये प्लस होंगे क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय। कहने का मतलब यह बेटा कि यदि आप शुद्ध विक्रय में अंतिम स्कंद जोड़ोगे, बेटा यदि आप शुद्ध विक्रय में अंतिम स्कंद जोड़ोगे और प्रारंभिक स्कंद क्रय और प्रत्यक्ष व्ययों को जोड़ करके घटाओगे तो सकल लाभ निकलेगा। मतलब इन तीनों को प्लस करके, इन दोनों को प्लस करके, दोनों को आपस में माइनस करोगे तो जाके सकल लाभ निकलेगा। शुद्ध विक्रय में से विक्रय वापसी घटाओगे तो निकलेगा, गुणे 100 करोगे तब जाकर के कहीं सकल लाभ अनुपात आएगा, तब जाकर के बेटा कहीं आपका क्या आएगा, सकल लाभ अनुपात आएगा। हालांकि कई बार एक चीज और होती है कि अगर सेल्स दिया है, एक बात और याद रख लेना, सकल लाभ का और एक और कॉन्सेप्ट निकल सकता है। कब, ध्यान से समझना, सकल लाभ, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ये भी नहीं मिल जाएगा। अगर मान लीजिए सेल्स दिया हुआ है, सेल्स का मतलब नेट सेल्स, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया हुआ है, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया हुआ, गुड्स सोल्ड मतलब बेचे गए माल की लागत, तो डायरेक्ट यहां से भी सकल लाभ निकल सकता है, तो डायरेक्ट यहां से भी सकल लाभ निकल सकता है। उसके लिए ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। कब, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया रहेगा। और यदि मान लीजिए सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया रहेगा तो नहीं दिया रहेगा, तो फिर यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम में, ध्यान से भी सुनते जाओ, बस अभी कुछ मत इधर उधर कुछ अट्टपट्ट ना करो, ये सूत्र याद करना पड़ेगा, ठीक है। और याद करने वाली कोई बात नहीं है। आप में से बहुत सारे बच्चे, अब ये एक नालायक बोला प्रत्यक्ष व्यय का क्या मतलब होता है, अब बताओ कितना उसको मारूं यार मैं। अभी नालायक, मैंने 1000 बार पढ़ाया है कि व्यापारिक खाता जब आप बना रहे थे तो वहां पे मैंने लिखा था सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट, 2 में ओपनिंग स्टॉक, परचेज और प्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष व्यय का मतलब वो व्यय जो कि वस्तु को निर्माण से संबंधित होते हैं, जैसे मजदूरी हो गया, जैसे कारखाना का व्यय हो गया, ये सारी, जैसे ऑक्ट्राय हो गया, ये सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रत्यक्ष व्यय के उदाहरण है। अब एक दो नहीं होते बेटा, व्यापार में बहुत सारे होते हैं। इसको बड़े पूछा, तो सकल लाभ बराबर क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपसे सवाल नहीं भी किया तो चलेगा, लेकिन 1 नंबर में डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, 2 नंबर में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाएगा कि सकल लाभ अनुपात का सूत्र लिखिए। 2 नंबर में आपका डायरेक्ट आ जाएगा सकल लाभ अनुपात का सूत्र लिखिए। अब देखिए, आपने कहा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मान लीजिए नहीं दिया होता, हमें इसी से निकालना है, तो देखो एक सूत्र इसका भी होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का भी एक सूत्र होता है, ध्यान से समझना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का भी एक सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है बेटा ऑपरेशन का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, जस्ट उल्टा कर देना उसका, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है तो आप इस माध्यम से ये भी निकाल सकते हो। इस माध्यम से आप ये रख दो, इससे माइनस करो, सकल लाभ निकलेगा, सकल लाभ अनुपात निकलेगा। सर ये तो बेटर है, तो आप ये बेटर कर दो। इसको मैंने इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया रहता है डायरेक्ट, तो अगर डायरेक्ट दिया तो आप सेल्स में से घटाओगे। सेल्स का मतलब नेट सेल्स ही होता है, सेल्स का मतलब नेट सेल्स ही होता है। और दोनों में फर्क क्या है? अभी नालायक नहीं तो दोनों में फर्क ये होता है कि विक्रय में विक्रय वापसी नहीं घटाते हैं तो विक्रय कहलाता है, और यदि विक्रय में से विक्रय वापसी माइनस कर देते हैं तो नेट सेल्स कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है? हर चीज का मतलब पता होना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ओपनिंग स्टॉक। सर हिंदी से लिखिए आप, ओपनिंग स्टॉक का मतलब प्रारंभिक स्कंध, प्रारंभिक स्कंध। परचेज का मतलब क्रय, प्रत्यक्ष व्यय जो कि मैंने पहले ही लिखा हुआ है, और इसका मतलब बेटा क्या होता है? अंतिम स्कार, अंतिम स्कंध, अंतिम स्कंध। वही चीज यहां पे नॉर्मल हो गई, इसको हमने यहां किया माइनस क्लोजिंग स्टॉक किया तो ऑब्वियस बात है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी सकल लाभ अनुपात को निकालने के इतने सारे तरीके हो सकते हैं। सकल लाभ अनुपात को निकालने के इतने सारे तरीके हो सकते हैं। आप ये सारे कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए, क्योंकि बेटा जब तक आपसे ये चीज़ें नहीं याद होंगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। रही बात मेरी, तो देखो मैंने याद ना ही कभी की है, ना ही मुझे याद करने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि जब भी मैं कभी सवाल लगाता हूँ तो मुझे याद आ गया तो ठीक है, नहीं याद आया तो भाई मैं देख के लगा दूंगा कि सकल लाभ अनुपात का सूत्र ये होता है। जैसे मुझे कहीं नहीं आता तो याद देख के लगा लेता हूँ, लेकिन आपसे याद होना जरूरी है, क्योंकि आपसे याद होगा तभी तो आप इसको लगा पाओगे। ऑब्वियस सी बात है कि नहीं, याद होगा तभी तो आप इसको लगा पाओगे सवाल को। अब क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आएगा और इसमें बोलेगा निम्नलिखित सूचनाओं से सकल लाभ का पता निकालिए, निम्नलिखित सूचनाओं से सकल लाभ अनुपात निकालिए। अब उसको कैसे आप निकालोगे? आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। उसको आप कैसे निकालोगे उसका जानकारी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, किसी को कोई प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जब बात सकल लाभ की हो ही गई है और सकल लाभ का आपके सामने सूत्र भी लिखा हुआ है, तो एक काम करते हैं, क्योंकि सकल लाभ अनुपात एक इंपॉर्टेंट अनुपात है, समझ पा रहे हैं कि नहीं? वहां से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेगा, 101% बनेगा। ठीक है, इसलिए जरूरी है। अब देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं आपकी बुक का। निश्चित रूप में एक एक करके पढ़ाता जाऊंगा और एक एक करके सवाल को लगवाता भी जाऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। हमने ये देख लिया, सकल लाभ अनुपात के बारे में समझ लिया, इसके महत्व भी पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये याद रखना जरूरी है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा भाई, बिना इसके याद रखे हुए कुछ भी नहीं होगा। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, जब तक आपको ये याद नहीं होगा तो नहीं बनेगा। और जितने सवाल इसके मैं बताता चलूंगा उतने सवाल आप अपनी नोट्स में लिखते जाना, उससे ज्यादा किताब को उठाना ही नहीं है करने के लिए। मैं फिर से बता रहा हूं, आपको ये चैप्टर उतना ही पढ़ना है जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा। जितने सवाल मैं लगवाऊंगा उतने सवाल लगाना। जो बड़े बड़े सवाल है ना ही अपन को लगाना, ना ही एग्जाम में वो पूछे जाएंगे। सवाल नंबर पहला यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, निम्न सूचनाओं से एक छोटी व्यापार से संबंधित है, फर्म में सकल लाभ अनुपात की गणना कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, सीधे सकल लाभ अनुपात की गणना करो और कुछ आंकड़े दिए रहेंगे। पहला क्या दिया, मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। पहले सकल विक्रय दिया हुआ है, यानी ग्रॉस सेल्स दिया हुआ है, यानी इसकी कुल मिलाकर के सेल्स दिया हुआ है। सेल्स कितना दिया हुआ है बेटा? सेल्स दिया हुआ है 10 लाख रुपया। सेल्स कितना दिया हुआ है बेटा? सेल्स दिया हुआ है 10 लाख रुपया। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक, फिर सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है। देखो ध्यान से समझो, सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है। दिया है कि नहीं दिया हुआ? आप बोलोगे जी सर सेल्स रिटर्न भी दिया। कितना दिया सेल्स रिटर्न? आप बोलोगे सर 90,000 रुपये। ठीक है बेटा, तो 90,000 दिए तो 90,000 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 90,000 रुपये सेल्स रिटर्न भी दिया। फिर क्या दिया बेटा? फिर बेचे गए माल की लागत दी, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है। क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी दिया हुआ है। ये बेटा कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 6,75,000। ये कितना दिया हुआ है? 6,75,000। ठीक, अब जाके आपको क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसका मतलब क्या होता है? सकल लाभ अनुपात। और आपको बहुत अच्छे से पता है इसका सूत्र होता है सकल लाभ बटे नेट सेल्स, यानी शुद्ध विक्रय गुणे 100। बात को समझते जाना ध्यान से। आपको यह भी पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के दो मेथड हैं।
पहला मेथड तो लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी नहीं दिया, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिया, ओपनिंग स्टॉक भी नहीं दिया हुआ। इसका मतलब यहां से डायरेक्ट हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि अमित सर ने ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला ये भी बताया था, एक सिंपल सा फार्मूला ये भी बताया था कि यदि हम नेट सेल्स में, बात को ध्यान से समझना बेटा, मेरी बात को ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना, 10 लाख में से अगर 90,000 आप घटाओगे तो सिंपल सी बात है कितना आएगा बेटा, 9,10,000 आएगा। कितना आएगा बेटा, 9,10,000 आएगा अगर आप 10 लाख में 90,000 घटाओगे, ठीक है। माइनस आप क्या कर दोगे, आपको पता था सेल्स में से माइनस करते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी 6,75,000। कितना माइनस होगा बेटा, 6,75,000। माइनस करके देखो कितना आता है, तो 0 0 0, 10 में 5 गए 5, 10 में 8 गए 2, और सॉरी 10 में 5 गए 5, 11 में 8 गए 3, और 9 में 7 गए 2, 2,35,000 आएगा। यही आएगा बेटा, 5 5 10, 7 3 10 11, 6 2 8 1 9, 2,35,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। आपको बहुत ही सिंपल सा करना था, 2,35,000 यहाँ पे करो, 9,10,000 यहाँ पे करो, गुणे आप 100 कर दो, 9,10,000, क्योंकि 10 लाख है, 90,000 घटाना पड़ेगा, 9,10,000 आएगा। 3 जीरो से 3 जीरो काटो, 1 जीरो से 1 जीरो काटो, 2350 भागी क्या कितना कर दो, 91 कर दो, 2350 भागी क्या कर दो, 91 कर दो, ठीक है। 2350 भागी 91 करो, कितना आएगा, 13 से इसको काटो तो कितना आएगा, 13 कम 13, 13 कम 13 10, 13 दाम नहीं, 7 से काटो, 7 त्रिक 21, नहीं कट रहा भाई, दशमलव में आएगा, ठीक है भैया, दशमलव में आएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, दशमलव में देख लेते हैं। 91 गुणे 2 बार जाएगा, 2 1 कम 2, 2 नाम 18, 182, 2350 भागे 91, 2 बार गया 182 आया, ठीक है। माइनस करो, 5 में 2 गए 3, 13 में 8 गए 5, 2 में 2 गए कुछ नहीं, 0, 8 करो, 8 1 कम 8, 8 9 72, ये तो ज़्यादा आ रहा, 72 में ज़्यादा आ रहा, 8 नहीं हुआ, 5 ही बार आ जाएगा, तो 5 बार करो, 5 1 कम 5, 5 9 45, कोई दिक्कत नहीं है, 10 में 5 गए 5, 13 में 6 गए 7, बस कुछ नहीं, दशमलव 0 करो, अब कितनी बार जाएगा, 8, 8 1 कम 8, 8 9 72, बिल्कुल सही, 10 में 8 गए 2, 25.8% लिख दो सीधे, 25.8% आंसर आ गया। यही आंसर है सकल लाभ अनुपात का। कुछ नहीं बेटा, दशमलव का थोड़ा सा गेम था, डिवाइड करने में अब इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है तो डिवाइड तो आप कर ही सकते हो। अब देखो यहाँ पे पहला ही कॉन्सेप्ट लग गया, पहले ही सवाल पे पहला ही कॉन्सेप्ट में से आ गया आंसर की नहीं आ गया, सीधा सा हमने किया। देखो क्वेश्चन ने बोला था सकल लाभ अनुपात निकालिए, 99% क्वेश्चनों में डायरेक्ट आपको यही क्वेश्चन दे देगा कि सकल लाभ अनुपात आप निकालिए। सकल लाभ अनुपात के लिए आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया रहेगा, आपको सेल्स भी दिया रहेगा, बस आपको थोड़ा सा काम ये करना पड़ेगा कि सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने अभी अभी बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट का एक सूत्र और होता है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालोगे तो सकल लाभ आएगा, और शुद्ध विक्रय का मतलब भी होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो शुद्ध विक्रय आएगा 9,10,000, डिवाइड करके निकालोगे तो 25.8% आ जाएगा। और पहला सवाल आपका खत्म। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा, या इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। चलो ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चों किताब में अगर नहीं भी हो तब भी नोट करके समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे, क्योंकि आपने इसकी थ्योरी पढ़ी है तो 2 क्वेश्चन आप लगा लोगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें क्या हो जाएंगी बेटा, पुटअप हो जाएंगी, ठीक है। आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी बेटा, पुटअप हो जाएंगी। बिल्कुल क्लास मैंने पहले ही बताया था कि लगभग हम लोग 1 घंटे तक तो चलेंगे ही चलेंगे, है ना, 2-4 मिनट भले इधर उधर हो जाए, 1 घंटा तक तो चलेंगे ही चलेंगे। निम्न सूचनाओं से सकल लाभ अनुपात की गणना कीजिए। आपके पास अब देखो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, लग गया है। विक्रय दिया हुआ 1,55,000, हमको सीधे निकालना है पहले सकल लाभ। अब देखो यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो दिया नहीं है, या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लो, इससे अच्छा है हम सीधे सकल लाभ निकाल लेते हैं। क्वेश्चन साफ साफ लिखा है बेटा, सकल लाभ अनुपात की गणना करो, तो सकल लाभ निकालो। सकल लाभ के लिए अभी अभी मैंने आपको सूत्र बताया हुआ है, क्या सूत्र मैंने आपको बताया हुआ है ये बताओ। आप बोलोगे सर आपने बोला पहले नेट सेल्स, नेट सेल्स कितना है, 1,55,000 है सेल्स, और विक्रय वापसी है 5,000, टोटल 1,50,000, नेट सेल्स है 1,50,000। क्लियर है बेटा, 1,50,000। क्लोजिंग स्टॉक देखो, भूल गए आप, यही दिक्कत है ना,
वीडियो को वापस जाके देखोगे तो मैंने बताया था सकल लाभ बराबर नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। याद है आपको? ठीक है, तो आपने देखा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहां परचेज का मतलब भी नेट परचेज होता है, परचेज रिटर्न वहां पे भी माइनस होगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है बेटा? दिया हुआ है, ठीक है 10,000, तो यहां पे 10,000 कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस फिर क्या करो? ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, बोले बिल्कुल दिया हुआ है सर, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 40,000, तो 40,000 यहां पे ओपनिंग स्टॉक करो, प्लस ध्यान से देखो परचेज दिया हुआ है, बिल्कुल परचेज दिया हुआ है 80,000, परचेज वापसी दिया हुआ है 10,000, यानी यहां पे लिखो 70,000। नेट परचेज लिखना है, नेट परचेज मतलब परचेज में से परचेज रिटर्न घटा के परचेज लिखना है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटा के सेल्स लिखना है, सिंपल सी बात है बस। फिर क्या लिखना है बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष व्यय क्या कोई दिया हुआ है क्या? प्रत्यक्ष व्यय कोई दिया? कुछ भी नहीं दिया, तो ठीक है जीरो हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से इसको सॉल्व करो, ये आपका क्या निकलेगा? सकल लाभ निकलेगा। सकल लाभ अनुपात अलग है, सकल लाभ अलग है, क्योंकि अनुपात में बटे में शुद्ध विक्रय भी होगा। ये हो जाएगा 1,60,000, माइनस करो, इनको जोड़ोगे तो ये आएगा 1,10,000, ये आपका फाइनली आ जाएगा 50,000। ठीक है बेटा, अब आपको पता है कि अब हमको निकाल देना है सकल लाभ अनुपात। अभी तक हमने सकल लाभ निकाला, अब हम सकल लाभ अनुपात निकाल देंगे और इसका सूत्र हो जाएगा सकल लाभ बटे शुद्ध विक्रय। आपको पता है शुद्ध विक्रय हमारा 1,50,000 आया है, गुणे 100, 0 से 0, 0 से 0, 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45.33%, ये हमारा आंसर आ गया। आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर थोड़ा सा ये कठिन है। बेटा कठिन इसीलिए है क्योंकि इसमें सूत्र है और आपको याद करना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे बच्चे ये भी कह सकते हो कि सर कुछ शॉर्ट ट्रिक बताइए। अब आप मेरे को ये बताओ कि सकल लाभ अनुपात का सूत्र तो आपको याद ही करना पड़ेगा, उससे क्या शॉर्ट ट्रिक होगी? क्या कुछ शॉर्ट ट्रिक है क्या इसकी? कुछ शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अगर सकल लाभ अनुपात पूछेगा तो उसका सूत्र याद होना चाहिए, अगर संचालन अनुपात पूछेगा तो उसका सूत्र याद होना चाहिए, अगर शुद्ध अनुपात पूछेगा तो उसका सूत्र याद होना चाहिए। कुल मिलाकर के बेटा बात इतनी है कि जो पूछेगा उसका सूत्र आपसे याद होना चाहिए, तभी जाकर के आप इनके सारे सवाल लगा सकते हो। इसलिए मैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा सूत्र याद करवाने वाला हूँ और ना बहुत कम। कहने का मतलब है कि जितना आपको पढ़ाता जा रहा हूँ उतना आप एक्सरसाइज में लाते जाओ। आज जितने मैंने 2 सवाल लगाए, इन्हीं से 2-3 सवाल और लगा डालो। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 भी है लेकिन इसमें संचालन और शुद्ध लाभ भी पूछा है, तो आप उनमें से केवल सकल लाभ निकाल लो। इसी तरीके से चौथा भी है जिसमें सकल लाभ अनुपात दिया नहीं होगा, लेकिन वो थोड़ा सा अलग टॉपिक है। तो कहने का मतलब है कि जो जो एग्जाम्पल में भी दिए हैं, जहाँ जहाँ सकल लाभ अनुपात, उनको निकालो, प्रैक्टिस करते जाओ। सूत्र याद कभी नहीं होंगे, प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, तो चलो ठीक है। जस्ट इसके बाद क्लास इंग्लिश की होगी और जस्ट उसके बाद क्लास इकोनॉमिक्स की होगी रात में। ठीक है, तो चलिए ठीक है, सुपर संडे आपका रहेगा क्लास, है ना। और कल मुझे बड़ा अजीब भी लगा, कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आए, है ना, कि सर क्लास 2 दिन छुट्टी है, फलाना ढकाना। देखो सबसे बड़ी बात क्या है बेटा कि मैं एक इंसान हूँ, है ना, मैं एक भगवान नहीं हूँ। कुछ समस्याएं हमारे पास भी ऐसी आ जाती हैं जिनको ना तो मैं आपको बता सकता हूँ और ना ही आपको बताना मैं सही भी मानता हूँ। ठीक है, तो कभी कभार अगर ऐसी क्लास नहीं हो पाती हैं तो उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखा करिए और निश्चिंत रहिए। अगर हमने कोई भी क्लास 2 दिन नहीं ली है तो उसकी भरपाई पूरे तरीके से हम करना जानते हैं और करेंगे। ठीक है बेटा, चलो तो बाय एंड गुड नाइट तो नहीं कहेंगे, रात में मिलेंगे। ठीक है।